Welcome, dear students, all of you in this lecture room. As in yesterday's lecture, we discussed the various topics of this genetic disorders. तो उसमें मैंने बता दिया पहले कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं. These are two types. One is called as Mendelian disorders. Second category is called as chromosomal disorders. So these are two types of genetic disorders. इसमें हमने जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है कल उसमें बहुत से हमने कुछ डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए. फर्स्ट वाज कलर blindness. Second was hemophilia. So these two we discussed in yesterday's lecture. हमने कल के लेक्चर में पूरी तरह अच्छी तरह डिस्कस किए कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, कैसे डिफेक्ट ह्यूमन बींग्स में आता है. So दूसरा हेमोफीलिया. Now another Mendelian disorders, they include number 1 sickle cell anemia. Next is phenylketonuria. Phenylketonuria. Next is thalassemia, and other type of genetic disorder, this Mendelian disorder, that's called as cystic fibrosis. So these are various types of Mendelian disorders, or we can say genetic disorders, out of these two discussed in previous lecture. तो उसमें मैंने बता दिया आपको जो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है, these are related to sex linked chromosomes, or we can say sex linked inheritance. तो ये हमने कल डिस्कस किए हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो दैट इज सिकल सेल एनीमिया. ये हमने आज डिस्कस करना है. सो लेट्स वी डिस्कस दिस सिकल सेल एनीमिया. सो टुडेज टॉपिक विल बी सिकल सेल एनीमिया. तो मैंने पहले जो दो डिजीज जो डिसऑर्डर्स जो मैंने बताया वो दे वर रिलेटेड विद सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. बट सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सिकल सेल एनीमिया, it is related with autosomes. These are related with autosomes. So these are also called with sickle cell anemia. It is also called as autosomal recessive trait. Autosomal recessive trait defect. वो तो जो पहले हमने दो डिजीज बताए वो देयर वाज फॉल्ट और प्रॉब्लम इन सेक्स क्रोमोसोम्स, बट दिस इज रिलेटेड विद ऑटोसोम्स. कभी ऑटोसोम जो होते हैं दे आर आल्सो क्रोमोसोम्स. सपोज दिस ऑटोसोम, वी कैन से दिस क्रोमोसोम. कभी इन ऑटोसोम्स में भी डिफेक्ट्स होते हैं ड्यू टू म्यूटेशन. यानी कुछ साथ म्यूटेशन गसन यमन मज या और डिलीशन टेक्स प्लेस that results defect. So that is why these are called as autosomal recessive. Now यहाँ बात तो recessive की है. तो ये डिजीज तभी एक ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकती है अगर उसके दोनों पेरेंट यानी both the parents
carry recessive trait, carry recessive trait in heterozygous condition, in heterozygous condition. यानी ये सिकल सेल एनीमिया ये तभी एक ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम पेरेंट्स, एंड इट कैन बी कैरी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स उसी वक्त जब दोनों फादर और मदर, जब उसमें भी आई कैन से जब फादर और मदर दोनों कैरियर होंगे, बोथ एक्ट एज कैरियर, तो उस सूरत में ये डिजीज बच्चे में आ सकती है या ट्रांसमिट हो सकती है। मतलब जैसे कि हमने मेंडलियन इनहेरिटेंस में पढ़ लिया, अगर आपको याद है मैंने उस वक्त बता दिया, मेंडल ने दो प्लांट्स लिए, एक वाज टाल, वन वाज टाल, अदर वाज डार्फ. So here the genotype is capital T, here genotype is small t, small t. In F1 generation, capital T, small t, and on the tall plants. But when these F1 hybrids were pollinated, so here ratio becomes 3:1. Yeah, we can say capital T, small t, and small t, small t. जब यहाँ से गैमेट्स बनेंगे तो ये रेसेसिव कैरेक्टर या ये रेसेसिव कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स में मौजूद है, तभी तो ये F2 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स में एक्सप्रेस हो सकती है. सो क्योंकि F1 जनरेशन में इट विल रिमेन हिडन बिकॉज हियर द डोमिनेंट ट्रेट इज हियर, इट विल नॉट अलाउ दिस रेसेसिव ट्रेट टू गेट एक्सप्रेस. लेकिन F1 जनरेशन में गैस ने ये एक्सप्रेस के क्या रेसेसिव ट्रेट ऑन वन पेरेंट. The chances are only in F2 generation. In both the parents carry this recessive trait. Here small t is present, here small t is present. So this will get chance in F2 generation to transmit these characters. Yeah. So same is the case with this in this sickle cell anemia. यहाँ भी यही होता है. मान लो या ये जो sickle cell anemia है, actually first we should know what does this how we can define this. Actually this is problem it is defect related with blood. It is defect related with blood. So blood में we know that there is RBC and RBC, in RBC there is hemoglobin inside. RBC के अंदर में hemoglobin होता है. तो ये hemoglobin जो उससे affinity towards oxygen, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, तो ये आरबीसी इस ऑक्सीजन को सेल्स में लेती है या टिश्यू वहाँ तक लेती है, तो जहाँ रेस्पिरेशन होती है हमें एनर्जी मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीडाइज फूड को करता है, हमें एनर्जी मिलती है नॉर्मल वे में, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लोड करता है यहाँ पे. नॉर्मल आरबीसी इट शेप इज आउल या स्फेरिकल. सो इस हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे, तो ये फिर इसको लोड करके ये सेल्स में लेता है जहाँ ये ऑक्सीजन इस्तेमाल रेस्पिरेशन में होता है. तो ये नॉर्मल प्रोसेस है. लेकिन जब ये डिफेक्ट हो सिकल सेल एनीमिया, उसमें ये सेल्स जो होते हैं उनकी शेप चेंज होती है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देखिए कि ये सिकल सेल एनीमिया डिजीज में क्या प्रॉब्लम होती है. तो जब ये डिजीज होती है ऑफस्प्रिंग्स में, तो ये आरबीसी जो सेल है तो उसमें शेप जो है वो डिफॉर्म्ड शेप बनती है, या वी कैन से सिकल शेप सेल. सिकल the shape of this RBC just like a sickle, that is why it's called as sickle cell shape. तो जब ये सिकल शेप बनती है तो इसमें ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी लॉस होती है, तो ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता है, तो दैट रिजल्ट्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन दोज पर्सन्स. क्योंकि जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही कम होती है तो हम उसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ हीमोग्लोबिन या आरबीसी काउंट, नॉर्मल आरबीसी काउंट ये डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ये सेल्स जो है इन शेप ये गेट डिफॉर्म होते हैं यहाँ पे, तो इनकी नॉर्मल फंक्शन लॉस होता है. तो इट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया.
तो ये किस तरह, मैंने कहा कि ये डिपेंड्स अपॉन कंडीशन व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरी रिसेसिव ट्रेट. So this sickle cell anemia, we can say the shape of this RBC, it is controlled by two genes that is called as HBA number 1 and HBS. These are the two genes. So this is normal gene. HBA, this is normal gene. This is normal gene. जब इस जीन में म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन चेंज, सडन चेंज टेक्स प्लेस इस जीन में, उसकी स्किन चेंज होती है. जब उसकी स्किन चेंज होती तो ये नॉर्मल जीन नहीं रहता है. सो इट इज बिकम्स HBS. So this controls shape of RBC, that is smooth or we can say round or spherical shape. जब इस जीन में म्यूटेशन होती है, चेंज होती है, तो ये जीन becomes HBS. The shape of RBC becomes sickle shape. तो यहाँ पर जीन पर म्यूटेशन, तभी तो मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम जीन पे होती है. जो मेंडियन डिसऑर्डर्स है, यहाँ जीन पर प्रॉब्लम हो सकती है, डीएनए पर प्रॉब्लम हो सकती है. तो उसकी सूरत में ये जीन की जो नॉर्मल फंक्शन है तो वो लॉस होता है यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन. तो उस वक्त ये जीन जो है ये चेंज होता है HBS एंड शेप ऑफ RBC आल्सो गेट्स चेंज. सो मैंने कहा कि ये डिपेंड्स दैट बोथ पेरेंट्स शुड कैरी दिस रिसेसिव जीन. सपोज देयर इज अ पेरेंट HBA and HBS. HBA and S. Suppose this is father. Here is mother. HBA, HBS. So this is heterozygous condition. And A is also present, S is also present, and normal gene is also present. So mutated gene is also present here. Normal gene is present, mutated gene is also present. So this may be called as heterozygous condition. So this will act as carrier. इस पर्सन में ये सिकल सेल डिजीज तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ तो डोमिनेंट जीन जो है वो इस रेसिस को सप्रेस करेगा. तो उस पर्सन या उस ह्यूमन बीइंग में डिजीज नहीं हो सकती है. बट इट विल एक्ट एज ए कैरियर. कैरियर मीन्स ये जब उससे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे तो उन ऑफस्प्रिंग्स में ये डिजीज ट्रांसफर हो सकती है. सपोज दीज आर पेरेंट्स. Now gametes will be formed here. HBA, this will be one gamete. HBS, this will be another gamete. Here HBA, one gamete here. HBS, this is another gamete. So these are called as gametes. So here this gamete and this gamete will combine with each other. So this will form HBAA. HBAA. So this will also combine with this. This will form HBA, HBS. So now this second one will fuse this. It will form HBA, HBS, and this will fuse this. It will form HBS, HBS. So this offspring will be normal because both the genes are normal here. This will act as a carrier. One is A, another is S. This will also carry. One is A, another is S. But this gene, this offspring which has this recessive trait got here expressed, and both are mutated genes SSS. So this will be sickle cell, or we can say here the disease will be sickle cell anemia in this offspring. So 25% offsprings here will be as sickle cell anemic, 25% will be normal, but 50% will be as carriers. So यहाँ पर डिजीज तभी हो सकती है जब ये कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर बोथ पेरेंट्स में प्रेजेंट हो. तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी आ सकती है एग्जाम में. मान लो एक पेरेंट नॉर्मल है, दूसरा पेरेंट मदर दैट इज कैरियर. व्हाट विल बी द रेशियो इन जनरेशन. या कभी कभी ये भी हो सकता है बोथ आर दिस म्यूटेटेड जीन्स, बोथ आर म्यूटेटेड जीन्स. तो उस वक्त आपको ये लेना है कि अगर ये नॉर्मल है, ये रिसेसिव, ये नॉर्मल रिसेसिव, तो क्रॉस यहाँ पे आ गया. या ये नॉर्मल है बट ये डिजीज है, उस वक्त क्या आएगा. तो उस हिसाब से आप क्रॉस कर सकते हैं. आप रेशियो भी बता सकते हैं कि कितने इसमें
नॉर्मल हो सकते हैं, कितने इसमें डिजीजेस और कैरियर हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, दिस इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। मैंने यहाँ का लिखा दिस डिजीज इज ऑटोसोमल recessive trait. This is autosomal linked recessive trait. तो तभी ये हो सकता है जब both parents will carry this recessive gene in heterozygous condition. तो एक्टिव जनरेशन में होमोजाइगस आएगा, उस ऑफस्प्रिंग में सिकल सेल एनीमिक डिजीज हो सकती है। अब हम ये देखते हैं तो एक्चुअली मैकेनिज्म कहाँ पे प्रॉब्लम हो। आप तो जानते हैं कि ये आरबीसी है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है Hb। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। तो दो तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं इसमें, अल्फा डैश, बीटा डैश। दीज आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबिन protein. Then this combines with iron, it forms Hb, hemoglobin. तो होता क्या है, जब हमें इस प्रोटीन की जरूरत हो, हमें हीमोग्लोबिन बनाना है, तो उस वक्त डीएनए से, डीएनए से मैसेज आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो पहले मैं ये बताऊंगा, ये जो प्रॉब्लम इस हीमोग्लोबिन में होती है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में। एक्चुअली एबनॉर्मलिटी कहाँ पे होता है, in this beta polypeptide chain. A beta polypeptide chain, it contains 7 amino acids, and it is made up of 7 amino acids, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So there are 7 types of amino acids which combine together with the help of these peptide bonds, so to form a polypeptide chain. So first here is valine, VAL. First amino acid here is valine, then it is histidine, histidine. Then it is first is valine, histidine, then it is leucine, LEU. Leucine is here, then it is tyrosine, THU, tyrosine. Then it is another amino acid here, proline. Then it is glutamic acid. Here 6th position पे glutamic आता है, glutamic acid, और 7th position पे भी जो amino acid है, that is glutamic acid. This is normal polypeptide chain. So these normal polypeptide chain they combine together and form globin and hemoglobin. तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो हमें यह हीमोग्लोबिन बनाना है, हमें ग्लोबिन बनाना है। तो क्या होता है यहाँ पे नॉर्मल केस में, सपोज दिस इज DNA. So DNA will send message, but that message will be in the form of nitrogenous bases. The message will be in the form of nitrogenous GAG. These are nitrogenous bases. So in DNA it will be CTC. ये राइबोसिन जो है ये बांड साइटोसिन के साथ करता है, ये एडेनिन को थाइमिन के साथ बांध करता है, और गायनोसिन साइटोसिन के साथ बांध करता है। तो ये डीएनए है, तो ये डीएनए विल मेक एमआरएनए। तो एमआरएनए में क्या यहाँ पे आएगा जी, थाइमिन के बदले आएगा यूरेसिन, और साइटोसिन यहाँ पे क्या आ सकता है जी। सो दिस इज नॉर्मल कोडॉन. दिस कोडॉन विल synthesize glutamic acid at position number 6 या 6th amino acid in this polypeptide chain. This is normal case or normal function, I can say. So DNA carries message in the form of nitrogen GAG या हम इस तरह बोले CTC. So जब mRNA में मैसेज आएगी तो T के बदले यहाँ यूरेसिल आता है. So that will synthesize this glutamic acid. This is normal case. तो ये जब बनता है तो all the 4 polypeptide chains in alpha dash, beta dash, they will combine together and form globin. So this will form globin and it will form globin. तो globin के साथ फिर
so it will form HB hemoglobin that combines the oxygen and carries normal way to cells where expression takes place. So this is normal function. अब जब कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है जब डीएनए मैसेज सेंड करता है तो मैसेज यहाँ पे GTG, जब डीएनए मैसेज सेंड करता है दैट इज GTG. यहाँ पे मैं देखूँ, सपोज दिस इज डीएनए, इट विल सेंड मैसेज GTG. सो या हम वी कैन राइट डाउन दिस GAG. सॉरी जब RNA बनेगा इट विल मेक RNA. यहाँ पर जब RNA बनाएगा तो यहाँ पे या ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर मैसेज यहाँ पे CAC, क्योंकि थाइमिन बॉन्ड साइटोसिन के साथ करेगा, थाइमिन ए के साथ, तो ये mRNA बनाएगा यहाँ पे. तो जब mRNA यहाँ पे बनेगा, mRNA विल बी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ G. यहाँ पे क्या आएगा GUG. यहाँ पे क्या था GAG. यहाँ पे क्या आ गया G. यहाँ पे हमें आ गया GUG. G के सॉरी यहाँ पे आएगा A, सॉरी यहाँ पे A आएगा GAG आएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होता है, प्लीज मेक करेक्शन, यहाँ पे नॉर्मल में GAG और डीएनए में CTC. तो जब mRNA बनेगा G थाइमिन के बजाय A आएगा यहाँ पे और यहाँ पे G आएगा, तो दैट विल नॉर्मल वे फॉर्म दिस ग्लूटामिक एसिड. यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा था U बल्कि आप U के बजाय G. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है. तो हियर दिस A और वी कैन से दिस गेट्स रिप्लेस्ड विद U. सो ये जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमने बनाना है ग्लूटामिक एसिड. तो ग्लूटामिक एसिड के लिए हमें क्या है GAG, मगर यहाँ क्या आया GUG. तो यहाँ A जो है दैट गॉट रिप्लेस्ड बाय U. ए नॉर्मल फंक्शन व्हाट हैपेंस हियर. सो यहाँ पे हमें जो कोडॉन आ गया इन द फॉर्म ऑफ GAG एंड इट फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड. मगर यहाँ पे क्या आ गया, हमें प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, यहाँ पे GUG. सो ये यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे ये ग्लूटामिक एसिड नहीं बना सकता है, बल्कि वो इसको रिप्लेस यहाँ पे करता है. ये जो ग्लूटामिक एसिड है, यहाँ तो ग्लूटामिक एसिड नहीं बन सकता है, यहाँ वैलिन बन सकता है. सो ये जो GUG इट विल मेक वैलिन. सो बाकी जो अमीनो एसिड ऐसे ही रहेंगे, बाकी जो अमीनो एसिड्स हैं ये ऐसे ही रहेंगे. सिर्फ 6 पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड था यहाँ पे वैलिन बनेगा. अब क्योंकि वो जीन पर यहाँ म्यूटेशन होगी, इस पॉइंट पर यार म्यूटेशन टू प्लेस. सो यहाँ जो A था ये रिप्लेस हुआ यहाँ पे बाय U, यहाँ पे रिप्लेस हुआ बाय U. सो इट फॉर्म्स वैलिन. बाकी जो VAL यहाँ पे है, हिस यहाँ पे है, लियो यहाँ पे है, TQ यहाँ पे है, या प्रो, these are all other अमीनो एसिड्स. ये एज सच रहेंगे यहाँ इन 1 2 3 4 5 6 7. वो न चेंज 1 पे, न 2 3 4 5 और 7. सिर्फ चेंज जो आएगी वो पोजीशन नंबर 6 या 6 जो अमीनो एसिड है इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड इट विल बी वैलिन, बिकॉज चेंज यहाँ जीन लेवल पे हुई. तो दिस विल कॉज इट विल आल्सो फॉर्म ग्लोबिन. प्रोटीन तो बनेगा, मगर प्रोटीन में ग्लूटामिक एसिड नहीं है, बल्कि वहाँ वैलिन है. तो दिस विल फॉर्म ग्लोबिन. सो यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा दिस इज नॉर्मल केस. तो यहाँ पे
ग्लूटामिक एसिड बन गया, मगर यहाँ पे म्यूटेशन हुई तो वैलिन आएगा। जो छठे नंबर पर हमें ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड के बदले अब वैलिन आएगा यहाँ पे। तो दिस विल आल्सो मेक ग्लोबिन। ग्लोबिन तो यहाँ बनेगा ही, ये भी प्रोटीन है लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट वन। सो इट विल आल्सो फॉर्म अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश। सो दिस विल आल्सो मेक ग्लोबिन। इसके साथ अब आयरन आएगा। जब आयरन इसके साथ कंबाइन इट विल मेक Hb हीमोग्लोबिन। मगर ये नॉर्मल नहीं बनेगा। जब ये आरबीसी बनेगी तो इस आरबीसी में जो शेप होगी दैट विल बी डिफॉर्म्ड शेप, या वी कैन से दैट इज सिकल शेप स्ट्रक्चर। इस जैसी बनेगी। तो जब इस जैसी की आरबी बनेगी तो जाहिर सी बात है दिस विल नॉट बी फंक्शनल। सो इसकी फंक्शन जो है वो इनकरेक्ट होगी। इट विल नॉट फंक्शन इन करेक्ट वे। ये पॉइंट आप याद रखो, याद रखे रखो। ये आरबीसी नॉर्मल आरबीसी है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन। सो नॉर्मल तरह की रोल होगा, नॉर्मल तरह की फंक्शन होगी यहाँ पे। बट दिस सिकल शेप आरबीसी ये जब बनेगी तो हियर देयर विल बी इनकरेक्ट फंक्शन। सो इट विल फंक्शन बट इनकरेक्टली। दिस फंक्शन, ये भी फंक्शन करेगी, ये आरबीसी भी फंक्शन करेगी। दिस विल फंक्शन इन करेक्ट वे, बट दिस विल फंक्शन इन ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, दिस विल फंक्शन इन इनकरेक्ट वे। सो हियर, सो दिस can be this combining we can say the ability of this RBC to combine with oxygen, that is lost. So this disease is called as sickle cell anemia. So it will be lethal in those persons or in those offspring जिनमें ये डिजीज हो सकती है, उनमें बहुत से किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे, ब्लड फ्लो बहुत ही कम होगा उनमें, तो ऑक्सीजन सेलों तक अच्छी तरह नहीं होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स विल गेट। सो देयर मे बी more and more RBC will get deformed in shape or sickle shape, so there will be chance of death also. So this is called as sickle cell anemia. आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So this is called as sickle cell anemia. This is also a genetic disorder or Mendelian disorder. Second type of Mendelian disorder जो इसके बाद आता है, that is called as phenile. So first sickle cell anemia, this was first. Second we have to discuss, that is called as phenile ketonuria. This is second type of disorder. This is also related with this type of disease is also Mendelian disorder, or this is also called as inborn errors of metabolism. And this type of defect in ketonuria, this type of defect is called as inborn errors of metabolism. तो बाय बर्थ ये होता है। तो इन पेशेंट्स में जिनमें ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम तो लाइज इन मेटाबॉलिज्म, यानी कि जिन पर्सन में ये फीमेल कीटोनुरिया डिजीज होती है उनमें एक्चुअली प्रॉब्लम लाइज है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म आप जानते होंगे, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। मेटाबॉलिज्म वी से दैट सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, some of all chemical reactions taking place in our body. So हमारी body जो है उस body में there are different types of chemical reactions takes place. It may be respiration, it may be digestion, or we can say when we take food material, so it goes through digestive system and with the help of enzymes it gets break down. So that's also called as metabolism. So actually we take proteins, carbohydrates and fats. So we take various kinds of proteins. The proteins are made up of amino acids. तो जब वो हमारी बॉडी में आते हैं, they get break down. ये फूड कंपोनेंट्स जब हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं तो उन पर एंजाइम्स, या ऐसे मेरे को यहाँ पे मान लो फूड मटेरियल आता है, फूड मटेरियल
So in the pharma it may be amino acids, it may be fatty acids, glycerol, or it may be glucose. So here what happens, enzymes comes here, enzymes acts on this food material, maybe amino acids, and they break it into simpler components. So those compounds are utilized in our body to give energy, to make our body are used for certain various processes. Normally होता है क्योंकि जब फूड मेटेरियल हमारे बॉडी में जाता है तो ये फूड मेटेरियल लेट इज ब्रेक डाउन और कैसे डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो ये ब्रेक डाउन जो होता है सिंपलर वंस दोस आर यूज्ड इन आवर बॉडी फॉर वेरियस प्रोसेस. सो दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. तो सेम क्या होता है अब फिनाइलकीटोनुरिया में ये पर्सन्स जो होते हैं इनमें प्रॉब्लम कहाँ पे लाइज होती है. एक एमाइनो एसिड है दैट इज कॉल्ड एज phenylalanine. This is an amino acid. So ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसमें उसको भी मेटाबॉलिज्म हो, इट आल्सो फॉलोज मेटाबॉलिज्म. तो यहाँ पे एंजाइम्स आते हैं. एंजाइम्स ये phenylalanine इसको ब्रेक डाउन होना है हमारी बॉडी में. So it will form other necessary products. So enzymes will come and they will break it into another compounds. For example, tyrosine. This phenylalanine, by the action of enzymes, this breaks down into tyrosine. So they form tyrosine. And tyrosine then is utilized for various purposes. This is normal case. तो यहाँ पे अगर होगा फॉर एग्जाम्पल होता क्या यहाँ पे प्रॉब्लम, जब ये फिनाइल एक मिनट यहाँ पे मैं इसे में फिनाइलकीटोनुरिया तो देखो नॉर्मल केस क्या होता है, जब फूड मटेरियल हमारी बॉडी में कोई भी कंपोनेंट हो पहुंचता है तो इसको डाइजेस्ट करना है. डाइजेस्ट करने के लिए वी नीड एंजाइम्स. तो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं. सो फर्स्ट डीएनए गिव्स मैसेज और सेंड्स मैसेज इन द फॉर्म ऑफ आरएनए और एमआरएनए. तो हमने पढ़ना है जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे इसमें. तो यहाँ आप ये याद रखो, डीएनए सेंड्स मैसेज इन द फॉर्म ऑफ आरएनए और प्रोड्यूस आरएनए. तो आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, वहां वो प्रोटीन बनाता है. प्रोटीन तो दैट इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस. ये प्रोटीन जब बनता है इस प्रोटीन को फिर मॉडिफिकेशन होती है. इट अंडरगोज मॉडिफिकेशन. तो मॉडिफिकेशन उस ये डिपेंड्स अपॉन द यूज. यानी ये प्रोटीन हमें कहाँ पर हमें यूज करना है, किस तरीके से हमें यूज करना है, उस तरीके से इसको मॉडिफिकेशन होगी. अगर इसको स्ट्रक्चर बनाना है तो उसी के हिसाब से मॉडिफिकेशन होगी. अगर इसको प्रोटेक्शन करनी है तो उसी के हिसाब से एंटीबॉडी बनेगी. अगर उसको डाइजेशन करना है तो उसी के हिसाब से इसको मॉडिफिकेशन होगी, ये एंजाइम बनेगा. तो एंजाइम जब बनेगा तो एंजाइम की काम है ब्रेक डाउन करना या डाइजेस्ट करना. तो ये नॉर्मल वे क्या होता है, डीएनए गिव्स आरएनए, आरएनए गिव्स प्रोटीन व्हिच अंडरगोज मॉडिफिकेशन फॉर्म एंजाइम. तो एंजाइम आता है, सो वो इस फिनाइलएलानिन को ब्रेक डाउन करता है और उसको टायरोसिन बनाता है. तो टायरोसिन बाद में इस्तेमाल हमारी बॉडी में वेरियस प्रोसेस के लिए होता है. दिस नॉर्मल केस. तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जब प्रॉब्लम होती है, म्यूटेशन हो गई, चेंज को डीएनए को आरएनए बनाना था और आरएनए को प्रोटीन के एंजाइम, लेकिन यहाँ ये प्रोसेस रुकती है, नहीं होती है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और अदर काइंड्स ऑफ चेंजेस. तो ये प्रोसेस जब डीएनए आरएनए नहीं बनाएगा, आरएनए प्रोटीन ही नहीं बनाएगा, तो यहाँ हमें एंजाइम नहीं आएगा. जब एंजाइम ही नहीं आएगा व्हाट विल हैपन, मैंने नॉर्मल यहाँ कहा, नॉर्मल में ये एंजाइम आता है तो ये एंजाइम्स को ब्रेक डाउन करता है. मगर जब म्यूटेशन आ गई, इस जीन में प्रॉब्लम हो गई कहीं पे, तो ये एमआरएनए नहीं बना सकता है, ये प्रोटीन तो नहीं बना सकता है. सो नो एंजाइम विल बी हियर. सो हियर व्हाट हैपेंस,
जब प्रॉब्लम होती है तो देयर इज लैक ऑफ, इन सेकंड केस, अब सेकंड केस दिस नॉर्मल वन, सेकंड केस क्या लिखूंगे यहाँ पे, फिनाइल एलानीन, यहाँ पे क्या होगा, लैक ऑफ एंजाइम, जब लैक ऑफ एंजाइम होगा तो ये फिनाइल एलानीन ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है, ये टायरोसिन नहीं बना सकता है। तो उस सूरत में क्या होगा इस फिनाइल एलानीन को, इट विल गेट accumulate, so accumulation of phenyl alanine takes place। जब ये जमा हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये तो ब्रेन में जाएगा या ये किडनी में जाएगा। जब ये एक्यूमुलेट हमारी बॉडी में, फिर तो उसको कहीं ना कहीं जाना है, तो ये ब्रेन तक पहुंच जाएगा या किडनी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जब ब्रेन में जाएगा तो इट विल रिटार्ड द फंक्शंस ऑफ ब्रेन, सो वी कैन से mental retardation will be there, mental retardation, and such persons will be mentally retarded, जिनमें ब्रेन में ये फीमेल जिस एलानीन एक्यूमुलेट होता है तो उनमें mentally they will not be so efficient, so that is called as mental retardation। अगर ये किडनी में जाएगा तो किडनी तो की फंक्शन है वो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एसेंशियल एलिमेंट्स, क्योंकि तो फिनाइल एलानीन ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, तो इसको यहाँ रीएब्जॉर्ब होना है ताकि ये वापस उसको भेजे, ताकि फिर से मेटाबॉलिज्म में फिर से आएगा और टायरोसिन बनाएगा। जब यहाँ एंजाइम ही नहीं आया तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा किडनी में, तो किडनी सारे के सारे फिनाइल एलानीन को रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो दैट विल कम, सम ऑफ दिस फिनाइल एलानीन विल कम आउट इन द विद यूरिन। जब ये यूरिन के साथ बाहर निकलेगा तो ये जब यूरिन बाहर आएगा तो इट विल चेंज इसका चेंज कलरेशन टेक्स प्लेस, दैट विल बिकम ब्लैक। सो ये यूरिन उन पेशेंट्स में जिनमें ये प्रॉब्लम होती है तो फिनाइल एलानीन उस यूरिन के साथ बाहर निकलता है तो the color of that urine becomes black। So these are the defects, mental retardation is there, or we can say urine becomes black, so this is called as phenylketonuria, it is called as inborn errors of metabolism। तो और एक डिफेक्ट है that is called as thalassemia। This is another type of defect related with autosomes, तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है ब्लड के साथ होती है, डिफेक्ट ऑफ ब्लड। तो मैंने पहले सिकल सेल एनीमिया आपको बताया, वहाँ जो आरबीसी है दैट बिकम्स सिकल शेप्ड एंड लूजिंग इट्स नॉर्मल फंक्शन। यहाँ पे नॉर्मल ग्लोबिन बनता है, मगर उसमें क्या होता है वो बहुत कम अमाउंट में बनता है। थैलेसीमिया में क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल HB या ग्लोबिन, हम ये कहेंगे नॉर्मल ग्लोबिन प्रोडक्शन गेट्स डिक्रीज, यानी जो ग्लोबिन बनता है जिसको बाद में हीमोग्लोबिन बनना है, ये तो कम अमाउंट में रिलीज होता है, तो दोज पर्सन विल सफर एज अ डिजीज कॉल्ड एज एनीमिया। क्योंकि जब ग्लोबिन की मकदार जो है जो कम होगी तो ऑटोमेटिकली आरबीसी जो है उनका काउंट डिक्रीज होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज एनीमिया। बट this is hereditary problem, or we can say this is genetic disorder, or we can say this is hereditary problem। होता क्या है यहाँ पे, ये एक्चुअली जब हीमोग्लोबिन यानी HB जीन इसमें प्रॉब्लम होती है, म्यूटेशन टेक्स प्लेस और डिलीशन टेक्स प्लेस। दो तरीके हो सकते हैं, यहाँ तो म्यूटेशन यहाँ हो सकती है जीन में,
या तो डिलीशन, म्यूटेशन मीन्स चेंज, इसके कंपोजिशन में चेंज हो सकती है। डिलीशन मीन्स सपोज इस क्रोमोसोम, तो इस क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं सेगमेंट कट हो सकता है, सो दैट इज कॉल्ड एज डिलीशन। तो जब नया क्रोमोसोम बनेगा ये नॉर्मल नहीं होगा, दिस विल बी एबनॉर्मल बिकॉज a deletion of some segment took place, so the function will not be normal. So जब म्यूटेशन होगी और डिलीशन होगी तो ग्लोबिन कंटेंट प्रोडक्शन जो होगा वो कम होगा उसमें, सो इट इज कॉल्ड एज एनीमिया। तो ये थैलेसीमिया जो है ये दो तरह के होते हैं। These are about two types, and there are two types of thalassemia. One is called as alpha thalassemia. Second is called as beta thalassemia. Second is called as beta thalassemia. तो पहले हम ये लीजिए अल्फा थैलेसीमिया। जो अल्फा थैलेसीमिया है, इट इज कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स, दैट इज कॉल्ड एज HBA1, HBA2. So these you may write here. Alpha thalassemia is controlled by two genes. It is controlled by two genes, HBA, HB2. So what happens here? जब ये जो जीन्स है एक्चुअली ये तो 16 क्रोमोसोम है, 16 क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में है। अब यू नो दैट देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जो 16वां है पेयर या 16th पेयर जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, बोथ इन मदर एज वेल एज इन फादर। सो यहाँ पे देयर आर टू जीन्स, वन इज कॉल्ड एज HBA1 and other is called as HBA2. So these are two genes here. So यहाँ पे जब नॉर्मल होते हैं तो वो नॉर्मल फंक्शन करते हैं, तो उस वक्त ग्लोबिन की प्रोडक्शन जो अच्छी मकदार में होती है। लेकिन यहाँ पे जब म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन या डिलीशन, ये कट जाएगा, डिलीशन, जब ये दो प्रॉब्लम्स होंगे तो ये जीन जो है दे विल नाउ नॉट बी functional genes, they will called as mutated or deleted genes. So ये भी ग्लोबिन बनाएंगे, they will form globin, but that globin will not function in correct way, that will not produce this hemoglobin in large amount. या ये जीन जो है ये जब म्यूटेट हो जाएगा तो ये अब there will not be much this globin production, it will get decrease. तो ये एक किस्म की that is called as alpha thalassemia. Second is called as beta thalassemia, and the second type of disease that is called as beta. तो यहाँ पे बीटा चेन जो है वो प्रॉब्लम होती है, but this is controlled by single gene. This type of disease is controlled by a single gene that is called as HBB. This is controlled by single gene called as HBB. मान लो यहाँ तो this is chromosome, but यहाँ पे मैंने बताया ये जो 16th क्रोमोसोम पे प्रॉब्लम हो सकती है both parents, यहाँ पे ये 11th क्रोमोसोम है, यानी यहाँ पे प्रॉब्लम ये तो इंट्रेंस में हो सकता है। अल्फा थैलेसीमिया is of which chromosome number, whereas beta thalassemia is of which chromosome. अल्फा मैंने कहा 16th, तो ये जो बीटा है इट इज डिफेक्ट ऑन 11th क्रोमोसोम। मान लो ये 11th क्रोमोसोम है, तो ये यहाँ पे जीन जो नॉर्मल जीन दैट इज कॉल्ड एज HBB. सो दिस HBB and this normal, it produces beta polypeptide in normal way or globin production in best way or in good amount. Then here mutation takes place, mutation or abrupt change takes place. So this gene now will not be the normal functional gene or correct functional gene. So when it produces globin, that will not be in sufficient amount. So that is called as beta
थैलेसीमिया, कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। सो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जब डिजीज उसमें हो सकती है, पेरेंट्स में जब इन द फॉर्म ऑफ दिस हेटेरोजाइगस टेंशन, या वी कैन से दिस आल्सो ऑटोसोमल रेसेसिव या ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट या ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, ये भी ताकत आ सकती है, अब ट्रांसफर हो सकती है जब ये रेसेसिव के अंदाज में बोथ पेरेंट्स में प्रेजेंट हो सकती है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। जब मान लो पेरेंट फादर है, ये मदर है, यहाँ भी ये रेसेसिव कंडीशन में होगी, यहाँ भी रेसेसिव कंडीशन में होगी, तो इन F2 जनरेशन में ये डिजीज ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो रेसेसिव जीन्स जो है या ट्रेट है उसको F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होने का मौका मिलेगा ही, तो वहाँ पे ये डिजीज एक्सप्रेस कर सकती है जब ये उसमें आ सकते हैं जैसे होमोजाइगस कंडीशन में। यहाँ तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में पेरेंट में, तो वन जीन डोमिनेंट है, वन इज म्यूटेटेड और रेसेसिव, सो रेसेसिव विल नॉट गेट एक्सप्रेस। मगर जब दोनों पेरेंट में ये रेसेसिव जीन्स होंगे, मान लो ये दिस नॉर्मल, देन इट गेट म्यूटेटेड, one mutated, one normal, one mutated, one normal. So in F2 generation, the recessive trait will combine and it will transmit or express a disease that is called as thalassemia. So this is why it's also called as autosomal linked recessive trait defect. So this is called as, तो कभी कभी ये भी आ सकता है, मैंने यहाँ कहा कि थैलेसीमिया इट इज रिलेटेड विद ब्लड डिफेक्ट, तो सिकल सेल में आल्सो रिलेटेड विद ब्लड डिफेक्ट। तो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, कभी कभी ये भी आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थैलेसीमिया एंड डिफरेंस बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। तो यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया है, दिस इज क्वालिटेटिव डिफेक्ट या क्वालिटेटिव प्रॉब्लम लिख सकते हैं। दिस इज क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। क्वालिटेटिव यहाँ पे जो जीन सिंगल जीन होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इट इज HB, हीमोग्लोबिन है, HbA नॉर्मल जीन, तो नॉर्मल फंक्शन कंट्रोल करता है। जब उसमें म्यूटेशन होती है इट बिकम्स HbS, सो उस वक्त जीन तो एक ही है, उसकी क्वालिटी चेंज होती है। यहाँ पे एक तो A है, that is the normal gene, normal RBC will be produced, या normal hemoglobin will be produced, then it gets mutated, so it is called as HbS, so that will produce, that will function, or we can say that is incorrect function, yeah, it will function in incorrect way, incorrect function, or it will function in incorrect way, so that is why it is called as qualitative defect. बट दिस इज क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। यहाँ पे मैंने आपको बताया HbA1 और HbA2 और HbA3 जहाँ बताए HbA1 HbA2, तो सेकंड में मैंने बताया HbB। सो नॉर्मल जब ये होंगे जीन तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन जो है वो अच्छी मकदार में होगी, बट व्हेन दे विल गेट म्यूटेटेड तो ये हीमोग्लोबिन का प्रोड्यूस करना यहाँ पे मुतासिर होगा, तो लो ग्लोबिन प्रोडक्शन विल बी प्रोड्यूस्ड, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। सो आई थिंक दिस वाज all about this Mendelian disorder. So now there is another that called as chromosomal disorder that will be taken tomorrow. Thank you.